हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का क्लास 12th के फिजिक्स के इस चैप्टर को हम देख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके हम पार्ट नंबर 8 को आज हम देखने वाले हैं। इसके पहले हमने इसके लगभग 7 पार्ट में हमने सारी चीजों को काफी ज्यादा अच्छे तरीके से समझा, सीखा और पढ़ा है। तो हम क्या देख रहे हैं, अगर आपने इसके पहले वीडियो में अगर आपने नहीं देखा अगर तो आपको इन चीज का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा। और हम इसमें देख रहे हैं गोली दर्पण में यूवीएफ में संबंध। अगर आपको नहीं पता यूवीएफ क्या होता है तो आपको इसकी पिछली वीडियो से समझ में आ जाएगा। हालांकि मैं आपको यहाँ भी इसको थोड़ा सा आपको बैकएंड से जो भी इसकी चीज थी मैं इसको क्या करूंगा, इसमें ज्वाइन कर दूंगा ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। तो मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा कि क्या होता है इसकी विसंबंध। तो इसके पहले हमने अवतल दर्पण के लिए देख लिया है, आप वो वाली वीडियो देख लीजिएगा। आज हम देखने वाले हैं उत्तल दर्पण के लिए। क्या उत्तल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध, जहां पर यू क्या होता है, किसी मान लीजिए कोई वस्तु है, वी क्या होता है, वी किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है, चाहे वह आभासी हो सकता है या वो क्या कहते हैं, मतलब प्रतिबिंब जो होता है वो आभासी रूप से हो सकता है या वो वास्तविक भी हो सकता है। और यफ क्या है, यफ मतलब वो फोकस होता है या फोकस। यहाँ पर ये स्मॉल यफ है, देखिए एक आपका स्मॉल एफ है, एक आपका कैपिटल एफ है। स्मॉल एफ का मतलब होता है फोकस दूरी और कैपिटल एस का मतलब होता है फोकस होता है। तो इन दोनों के बारे में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आज हम जो समझने वाले हैं चैप्टर, उसकी आइए हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपको, जैसे मैं आप बता देने वाला हूँ, आपको अच्छे से एकदम क्लियर रहना चाहिए कि उत्तल दर्पण कैसा दिखता है। तो उत्तल दर्पण मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि एक बार यहाँ पर जूम किया जाए। तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये रहता है, थोड़ा सा मेरे पास प्लेस कम है तो ये कुछ इस प्रकार से ये बनता है। तो हम क्या कहेंगे कि माना यम1 यम2 एक उत्तल दर्पण है। हम मान लेते हैं कि हमारा ये जो उत्तल दर्पण है इसका नाम यम1 यम2 है। एक बार मैं क्या कहते हैं फ्रेम को मैं एक बार मैं चेक करना चाहूंगा कि सारी चीजें एकदम क्लियर आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। तो आ रही हैं, मैंने एक बार इसको चेक कर लिया है। तो जिसका ध्रुव P है, यहाँ पर यह कोई इसका क्या कहते हैं मुख्य अक्ष है, जिसका ध्रुव P है, इसका ये ध्रुव है, यह P है और इसका जो फोकस है F है और वक्रता केंद्र C है। वक्रता केंद्र यहाँ पर C है, इसका ये F है, यह फोकस है। तो दर्पण के मुख्य अक्ष पर एक वस्तु ए बी रखी है। हमने एक वस्तु को यहाँ पर रख दिया जिसका हमने नाम दे दिया ए बी हमने इसका नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे कि वस्तु ए बी, ये जो है यह वस्तु ए बी, उसके सिरे ए से उसका वो जो सिरा ए है यहाँ वाला, इसका ये जो सिरा है ए है, ए से चलने वाली एक प्रकाश किरण, कैसे मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली एक प्रकाश किरण आर, एक प्रकाश किरण ए आर, वह आर बिंदु पे जाके टकराती है। जहां पर जाके वो टकराती है कौन सा बिंदु है, आर बिंदु। हालांकि इसका जो पूरा फिगर अभी आपको एक व्हाइट बोर्ड पे मिलने वाला है, आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं कि मैं वहां पर फिगर में छोटा कर दिया हूँ, ये कर दिया हूँ, वो कर दिया हूँ। कोई टेंशन लेने की बात नहीं। आपको अभी पूरा एक स्क्रीन में आपको सब कुछ मिल जाने वाला, एक फ्रेम मिल जाने वाला। साथ साथ आपको इसका पूरा पीडीएफ भी हम दे रहे हैं। तो आप जल्दी से नीचे दिख रहे हैं ये जो नंबर्स हैं, आपको वहां पर एक बार विजिट कर लेना। आपको वहां पर अपना क्लास रोल नंबर ने अपना नाम और अपना क्लास आपको वहां पर एंटर कर देना है। और साथ साथ आपको कौन सा पीडीएफ चाहिए आपको वहां पर समस्त प्रकार की जानकारी भी मिल जाने वाली है। तो हम क्या देख रहे थे, जो कि परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाती है। तो यह जो प्रकाश किरण आई, ये जो प्रकाश किरण यह आई, यह क्या हुई, यह टकराई। तो टकराने के पश्चात क्या हुआ, इसका परावर्तन हो गया, यह बाहर की तरफ चली गई प्रकाश किरण। जैसे जब कोई प्रकाश किरण आती है, आपने देखा होगा परावर्तन में, जब कोई प्रकाश किरण आती है तो उसका परावर्तन होता है, ठीक है। तो उसका परावर्तन हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से इसका भी परावर्तन हो गया। तो जब ये परावर्तन हो गया और इसको जब हम पीछे की तरफ मिलाते हैं, जब हम इसको मिलाते हैं तो ये इसकी एफ पे जाके मिलती है। फिलहाल तो वहां पर जो मेरा फिगर है वो फिगर काफी कोने में है, मेरे पास प्लेस कम है, वो थोड़ा छोटा दिख रहा है। अभी मैं उसको एक बार आपको क्लियर कर ही दूंगा। तो ठीक है, तो क्या होता है, फोकस से होकर के जाती तरह दूसरी प्रकाश किरण एएस, कैसी प्रकाश किरण, एएस एक दूसरी आपकी प्रकाश किरण है जो कि आपकी वक्रता केंद्र से होकर के जाती है। दूसरी हम एक प्रकाश किरण लेंगे, उसको भी जब इसके छोड़ते हैं तो यह भी कुछ इस प्रकार से, यह भी उसका परावर्तन बाहर की तरफ ही हो जाता है। लेकिन जब इसको हम पीछे तरह ये मिलाएंगे तो ये आपके सी पे जाके मैच हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको इसका फिगर मैं आपको दिखा देने वाला हूँ साइड में, बाकी और साइड में आपको बाकी इसका फिगर दिख भी जाएगा एक दो बार बीच बीच में, ठीक है। इसके बाद क्या
अब हम इसके आगे क्या देखते हैं कि जब दर्पण के शीशे होकर के जाती है तो परावर्तन के पश्चात पुनः शीशे या अपवर्तित हो जाती है, उसका अपवर्तन हो जाता है। आपको काफी अच्छे से परावर्तन के नियमों में आपको बताया गया होगा, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता ही होगा। आपको बताया गया था कि जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाती है तो क्या होता है, परावर्तन के पश्चात वह उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। तो दोनों परावर्तित किरणें ए डैश से आती हुई प्रतीत होती है। देखिए ए डैश से वो आती हुई वह प्रतीत होंगी, क्योंकि जो हमारा दर्पण होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। क्योंकि जो हमारा दर्पण होता है, क्या मैं इसे कहाँ बना दूं, जैसे मैं यही इसको बना देता हूँ, तो यह इस प्रकार से हमारा दर्पण होता है। तो क्या होता है कि यह इस प्रकार से यह आके किसी बिंदु पर यह आती हुई मिलती हुई दिखेंगी, जैसे प्रकाश की किरणें वो जाकर क्रॉस हो रही हैं तो वो आती हुई प्रतीत होंगी। तो हम दोनों परावर्तित किरणें ए डैश से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो बिंदु बी डैश पर खींचा गया लंब ए डैश बी डैश वस्तु का आभासी प्रतिबिंब होगा। एक बार मैं इसका जो क्या कहते हैं टोटल में फिगर है, मैं आपको एक फिगर में दिखा देना चाहूंगा। 1 मिनट का थोड़ा सा मैं समय आपसे चाहूंगा इसको सेटअप करने के लिए लगाई दी, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए और समझ में आ जाए। एक हमने यहाँ पर आपको आपके लिए नया सेटअप लगाया है और आपको अब ये क्लियर हो रहा होगा। तो आप हम सबसे पहले फिगर को ही देख लेते हैं। हमने क्या बोला कि माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है, सॉरी उत्तल दर्पण है, ये आपका उत्तल दर्पण है, ठीक है, उत्तल दर्पण है। माना M1 M2 एक उत्तल दर्पण है। क्या कहते हैं इसका एक क्या है, मुख्य अक्ष है जिसपे वक्रता केंद्र C है और फोकस F है और ध्रुव इसका P है, ठीक है। इतना आपको ये क्लियर हो रहा होगा। आपका पूरा फोकस यहाँ पे होना चाहिए, पूरा फोकस यहाँ पे होना चाहिए। प्लीज आप लोग एक बार अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए। 144 है तो उसको आप 360 720 तक एक बार आप उसको ले जाइए, बढ़ाइए और एक बार आप अच्छे से पूरी पढ़ाई कीजिए। यहाँ पर आप पूरा अपना फोकस लगाइए। तो हम क्या करते हैं कि हमने एक वस्तु रखा है जिसके सिरे ए से, इसका जो सिरा ए था, तो ए से ए आर एक प्रकाश किरण जो कि चलने के पश्चात यह टकराई आर बिंदु पर, टकराने के पश्चात इसका प्रकाश का परावर्तन हो गया और परावर्तन होने के बाद यह प्रकाश कहाँ चली गई, बाहर की तरफ चली गई, ठीक है। लेकिन जब इसको हम पीछे तरफ यह ले जाते हैं तो यह इसकी फोकस यहाँ होकर के जाती है, ठीक। सेम उसी प्रकार से एक दूसरी प्रकाश किरण एएस, कौन सी प्रकाश किरण, एएस यह प्रकाश किरण है जो कि यह चलती है इसके वक्रता केंद्र से होकर के जाती है और इसी पे यह रिटर्न भी हो जाती है। और यह दोनों जहां पर यह क्या होगी, यह मिलती है प्रतीत हो रही पीछे, क्योंकि मैच पीछे होंगी, आगे तो ये मैच होंगी नहीं। तो ये जहां पे मैच हो रही है तो वहां पर क्या होगा, इस वस्तु का एक आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो पूरा आपका यहाँ पर ये क्या होगा, ये कॉन्सेप्ट एक बन गया। तो आपको यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देखिए, ये जो आपका ये जहाँ पे टच कर रही हैं आपस में, ये लाइनें जहाँ पे ये टच कर रही हैं, यहीं पे इसका क्या होगा, एक आभासी यह क्या है, यह प्रतिबिंब आपका तैयार हो जाने वाला है इस वस्तु का। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करने वाले हैं क्या कहते हैं यूवी अपने संबंध हम देखने वाले हैं। तो हम फिर से क्या लिखने वाले हैं, अब हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, माना दर्पण के ध्रुव P से, माना दर्पण का ये जो ध्रुव था यानी इसका जो यह पोल था, इसके P से वस्तु AB की दूरी यानी यह वस्तु की दूरी इतने बीच की जो दूरी है, आपको पता होगा कि दर्पण की जो इधर बाएं साइड की जो दूरियां होती है, मेरे इस साइड की जो दूरियां होती है वो माइनस में, वो ऋणात्मक ली जाती हैं, और मेरे इस साइड की जो आपकी दूरियां होंगी वो आपकी धनात्मक में ली जाएंगी, ठीक है। और आपको यह काफी अच्छे से पता होगा कि अवतल दर्पण में जो दूरियां होती है वह समस्त ऋणात्मक में ली जाती हैं और उत्तल में आपकी वो पॉजिटिव में ली जाती हैं, यह आपको काफी अच्छे से पता होगा। तो अब चलते हैं, तो हमने क्या देखा कि दर्पण के क्या कहते हैं ध्रुव से यानी ए बी की दूरी PB, तो P से B के बीच की दूरी यहाँ से यहाँ यानी इसके बीच की दूरी, इसके बीच की ये जो दूरी है U, तो इसके बीच की जो दूरी है U है। तो क्योंकि यह आपकी बाई साइड है तो बाई साइड की जो ये दूरी होती है वो होती है आपकी माइनस में, तो यहाँ पर इसे हमने माइनस में इसकी दूरी ले ली। उसके बाद प्रतिबिंब की क्या कहते हैं, या जिसका प्रतिबिंब बना उसकी जो हम दूरी ले रहे हैं उसके उस साइड से P से लेकर यहाँ तक की दूरी, तो उसको हम प्लस में ले लेंगे। तो यह इसका क्या होगा, UV हो गया। और उसके बाद क्या कहते हैं वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी हमने ले लिया। अब हम क्या देखने वाले हैं कि हम देखेंगे कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज
ए बी सी में, ये वाले त्रिभुज में, यानी हम इस त्रिभुज में देखने वाले हैं और इस त्रिभुज में हम देखने वाले हैं। कौन कौन सी त्रिभुज? आपकी ए बी सी त्रिभुज, जो कि ये वाली आपकी त्रिभुज है, और दूसरी आपकी ये वाली जो ये त्रिभुज है। तो हम क्या देखेंगे? त्रिभुज ए बी सी में, और आपके दूसरा जो ये है ये वाला ए डैश बी डैश सी में। तो हम क्या देखते हैं? यह दोनों सम, यह क्या है? यह दोनों समकोणिक हैं। इन दोनों के जो कोण है वो समान है, यह दोनों समकोणिक हैं। इन दोनों जो कोण है वो एकदम वो समान है। तो हम क्या करने वाले हैं? हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि ए बी अपान ए डैश बी डैश, ए बी अपान ए डैश बी डैश इक्वल टू बी सी अपान बी डैश सी। इतना हम यह लिख सकते हैं। अगर हम इतना लिख सकते हैं तो यह है इसका इक्वेशन नंबर 1, या इसका समीकरण नंबर 1 हो जाता है। तो यह इसका इक्वेशन नंबर 1 हो जाता है। तो मुख्य अक्ष पर बिंदु R से खींचा गया लंब, यह जहाँ R था हमने यहाँ पर एक लंब खींच दिया, तो लंब का हमने जो यह नाम था ये आर्यन आ गया। तो ये जो आर्यन है, हाँ तो स्टूडेंट चलिए समझते हैं। कैमरा ऑफ हो गया था किसी कारण से। तो हम लोग यहाँ पे थे, मुख्य अक्ष पर बिंदु R से खींचा गया लंब आर्यन है। हाँ तो हम लोग क्या यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश कर रहे थे। तो अब हम लोग देखेंगे कहाँ पे? अब हम लोग देखने वाले हैं ए डैश बी डैश एफ तथा त्रिभुज आर एन एफ भी समकोणिक होंगे। कैसे समकोणिक होंगे? कौन कौन सा? ए डैश बी डैश, उसके बाद क्या है? एफ है। यानी हम लोग इसमें देखने वाले हैं ये वाला, ये जो यहाँ पे ये छोटा सा ये त्रिभुज बनने वाला है। हालांकि आपको एक फिगर दिख गया होगा आपकी स्क्रीन पे। तो हम लोग उस त्रिभुज में, उसके बाद उसके अलावा कौन सा त्रिभुज? आर एन एफ, आर आपका यहाँ पे है, एन है, एफ है। हम लोग इस त्रिभुज में भी देखने वाले हैं। तो यह त्रिभुज क्या है? यह त्रिभुज भी समकोणिक होंगे, यह एकदम समान होंगे। तो जब ये समकोणिक होंगे तो इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, आर एन अपान ए डैश बी डैश इक्वल टू एन एफ अपान बी डैश एफ। इस तरह लिख सकते हैं, यानी आर एन अपान ए डैश बी डैश, उसके बाद एन एफ अपान बी डैश एफ। इसको इतना हम लिख सकते हैं, यानी इतने के अपान में इतना और इतने के अपान में इतना हम लिख सकते हैं। एक बार फिर से, आर्यन अपान ए डैश बी डैश, यानी इतने के अपान में इतना और इतने के अपान में इतना हम लिख सकते हैं। कहने का ये मतलब है, ये आपका आर्यन है और ये आपका ए डैश बी डैश है, और ये वाला आपका ये जो पार्ट है ये आपका एन एफ है। और उसके बाद क्या है कि तो ये वाला पार्ट, और हम लोग ये वाले त्रिभुज को हम लोग देख रहे हैं। तो यह दोनों समकोणिक ही होंगे। तो इसको हम इतना भी लिख सकते हैं। तो अच्छा, हम यहाँ से क्या देखते हैं कि ये चीज यहाँ पे बराबर आ रहा है, इतना इतना बराबर आ रहा है, यानी ए बी बराबर आ रहा है एन आर के। यानी एन आर जो है ये ए बी के बराबर है, क्योंकि हम देख रहे हैं इसको सामान्य रूप से कि यह तो एकदम वस्तु के एकदम सेम टू सेम, यहाँ पर इसका जो ये लंब है यह सेम टू सेम बन रहा है, इतना वाला। तो हम इसको एक समान भी लिख सकते हैं। तो जब इसको हम समान करते हैं तो यह कुछ इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। लेकिन एक यहाँ पे कंडीशन आ जाती है कि अगर दर्पण का जो द्वारक है अगर वो छोटा हो, जो हम M1 M2 लेते हैं दर्पण का जो हम द्वारक ले रहे हैं, अगर वो छोटा हो तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? जो n मान रहे हैं, जो यहाँ पर n है, P आपका यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, P आपका यहाँ है। तो हम डायरेक्ट इसको हम ऐसे ही ले लेंगे, ना कि इसको लेंगे, ठीक है। यानी हम n को अब मान ही नहीं रहे हैं, हम n वाले पार्ट को हम भूल जाते हैं, हम डायरेक्ट p से इसको मान लेते हैं। तो जब ये उसको हम r के, देखिए यदि दर्पण का द्वारक छोटा है तो बिंदु r दर्पण के ध्रुव के p के समीप होगा। तो NF इक्वल टू PF, ये इसके लगभग बराबर ही होगा। तो यहाँ से हमारा सेकंड समीकरण आ जाता है, जिसे हम लिख सकते हैं ए बी अपान ए डैश बी डैश इज इक्वल टू PF अपान बी डैश एफ। इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ हमारा यह दूसरा समीकरण हो जाता है। इसके हम अगले स्टेप में आगे बढ़ेंगे, जहां से हम लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 हमारा क्या था? समीकरण 1 हमारा यहाँ से हमको मिला था BC अपान बी डैश सी, और यहाँ हमको क्या मिल गया? PF अपान बी डैश एफ। तो यह दोनों आपस में इक्वल होंगे। कैसे इक्वल होंगे? मान लीजिए तीन लोग हैं, ठीक, 1 2 3, ठीक है। इसकी हाइट 5 फीट है, इनकी हाइट भी 5 फीट है, इनकी हाइट भी 5 फीट है। अगर मैं बोल दूं कि पहला दूसरे
के बराबर है, दूसरा तीसरे के बराबर है, तो आप ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना कि तीसरा भी पहले के बराबर होगा। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि तीसरा भी पहले के बराबर होगा। तीनों की हाइट सेम होगी, तीनों की हाइट एकदम क्या है, सेम ही है। तो उसी प्रकार से यहाँ भी ये भी देखिए, ये वाला जो पार्ट था ये एकदम सेम टू सेम है, तो ये वाला भी पार्ट क्या होगा, ये आपस में बराबर होंगे, तो इन दोनों हमने यहाँ पर बराबर कर दिया। अब हम यहाँ पर क्या समझने वाली बात है कि अब हम इसको हम तोड़ेंगे। तोड़ने का मतलब इनको हम छोटे छोटे पार्टों में तोड़ सकते हैं। जैसे जैसे हम यहाँ लिख देते हैं 5, ठीक है, इसको हम 5 को चाहे ऐसे लिख दें, चाहे हम लिख दें 3+2, ठीक है, चाहे हम क्या क्या लिख दें 3+2, या हम लिख दें कि 7 माइनस क्या लिख देंगे 2, इतना हम इसको लिख सकते हैं। तो इसको कहते हैं तोड़ना। तो हम 5 को ऐसे भी हम लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी हम 5 को लिख सकते हैं। तो 5 को लिखने के कई भी यहाँ पे तरीके हैं, मतलब कई प्रकार के तरीके हैं। और अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम BC को तोड़ेंगे। तो B और C इतना ये लंबा है, तो क्या करेंगे, जब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कुछ और भी ढंग से लिख सकते हैं। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, BC को ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक है, हम इसको आधा लिख लेते हैं प्लस इसके आधा लिख लेते हैं, तो कुल मिला के हमको पूरा मिल जाता है। हम कहते हैं कि यार हमारे पास एक बिस्किट का क्या है, हमको उस टुकड़े को हमको पूरा करना है। तो हम क्या करेंगे, उसके आधे टुकड़े को और बिस्किट के क्या कहते हैं दूसरे वाले पार्ट को आपस में जोड़ देंगे, तो हमको एक पूरा टुकड़ा मिल जाएगा। तो हम BC को हम लिख सकते हैं कि PC, P आपका यहाँ से है, तो इतने का और इतने का प्लस हम कर देंगे, तो हमको B और C मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, PC प्लस PB, PC प्लस PB, तो PC प्लस PB इतने का पान मिल देंगे। और ठीक उसी प्रकार सेम काम हम नीचे भी वही करने वाले हैं। उसके बाद हम क्या कर लेंगे, तो जब हम पूरा ये क्या करेंगे, जब हम सभी का क्या करेंगे, आपस में तोड़ लेंगे, तो हमको यह यहाँ से प्राप्त हो जाने वाला है। जैसे हम इसको प्राप्त करते हैं, उसके बाद हम मान रखते हैं। मान कैसे रहेंगे, उसके चिन्ह सहित। अब हम आते हैं अपने यहाँ पर ऊपर आते हैं। ऊपर हमने यहाँ पर सारी चीजों का जो मान है यह हमने काफी अच्छे से इसके पहले समझ लिया है। तो अब हम देखते हैं पीसी का जो मान है ये आपका प्लस आर में है, प्लस आर में है। देखिए प्लस का साइन लिखा नहीं जाता, ये चीज आपको अच्छे से पता है, तो प्लस आर है। उसके बाद हम क्या देखते हैं पीबी, तो पीबी कहाँ है, पीबी माइनस यू है, तो माइनस यू यहाँ हमने लिख दिया, तो माइनस यू हमने यहाँ पे लिख दिया। और इसके बाद ठीक इसी प्रकार से हम सबका मान यहाँ से हम देख के यहाँ से लिख देने वाले हैं। तो सबका मान हम यहाँ पर जब हम लिखते हैं हमारा आ जाता है। तो हमको इसके आगे कुछ समझ तो अब आ नहीं रहा, लेकिन हमको याद आता है कि हम जानते हैं कि F इक्वल टू R अपॉन 2 होता है। वी नो डेट F इक्वल टू R अपॉन 2 इतना होता है। तो यहाँ से हम R का मान निकाल सकते हैं, तो यहाँ से R का मान निकल जाएगा। तो R का मान कितना यहाँ आ जाएगा, R इक्वल टू 2F, R का मान R इक्वल टू 2F आ जाएगा। तो इसमें हम तुरंत R का मान रख देने वाले हैं। तो इसमें हम यहाँ पर जब R का मान रख देते, एक बार मैं इसका जो फ्रेम है ये मैं चेक कर लेता हूँ कि फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको मैं एक बार अच्छे से चेक कर लेता हूँ ताकि आप लोग को कहीं भी कुछ दिक्कत ना हो। हाँ, तो ये फ्रेम में है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, तो हम जैसे यहाँ क्या करेंगे 2F रख देंगे, जहां जहां आ रहा है हर जगह हम 2F को रखने वाले हैं, जहां जहां आ रहा है हर जगह हम 2F को रखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम क्या किए, जो R था यहाँ हमने 2F कर दिया, फिर यहाँ R था यहाँ हमने 2F कर दिया। अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है, यह बहुत ही साधारण सी मैथमेटिक है। चाहे आप पीसीएम के हैं, चाहे आप पीसीबी के स्टूडेंट हैं, ये चीज इतना आपको आता होगा। वज्र गुणनफल कहते हैं, क्लास 9 के इसके लोअर में ही आपको ये चीज आपको सारी चीज बता दी गई होंगी। इसमें हम नॉर्मल से क्या करने वाले हैं, इसका गुणा इस वाले पार्ट का जो मल्टीप्लाई है इसमें करेंगे, इस वाले पार्ट का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम बारी बारी से इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं। तो इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद जो पार्ट कट रहा होगा उसको हम काट देंगे, और जो हमारा बचेगा सबसे लास्ट में ये हमारा इतना बच जाने वाला है। इसको आप कट पीट आराम से कर लीजिएगा घर पे बैठ के। तो हमारा इतना बच गया। अब जब हमारा इतना आ गया, आया हमारा का UF प्लस VF इक्वल टू UV आ गया। अब हम दोनों तरफ भाग देंगे UVF में, दोनों तरफ UVF में भाग देंगे। अब आप बोलेंगे कि अच्छा मैं भाग दे क्यों रहे हैं, क्योंकि हम संबंध को देख रहे हैं, हम रिलेशन को हम समझ रहे हैं UVF में, तो इसको हम भाग दे देते हैं। तो भाग देने का
का क्या मतलब होता है कि क्या क्या होता है, उसके अपान में होता है, भाग यही होता है ना, अपान में होता है। तो हम जब इस सम को क्या कहते हैं, इसके अपान हम रखते हैं, तो यहाँ से यू से यू कट गया, एफ से एफ कट गया, ऊपर आया एक, एक ही बचा ना महाराज, ऊपर सब कुछ कट गया तो मतलब एक ही बचा ना। और अपान में कितना आया, यहाँ पर बच गया सॉरी वी, वी बच गया, और यहाँ से वी से वी कट गया, एफ से एफ कट गया, और ये बचा 1/u, ये और यहाँ यू एफ ये कट गया, 1/f यहाँ पे बच गया। तो फाइनली यहाँ से आपको यह वाला ऑप्शन आ जाता है कि 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f आ जाता है, और यही आपका ये दर्पण का सूत्र कहलाता है। तो यह कुछ इस प्रकार से था, काफी लंबी वीडियो थी आपको, लेकिन ये समझ में आ गया होगा आई होप कि किस प्रकार से संबंध है यूवीएफ में, वो भी उत्तल दर्पण को लेकर। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं आया तो आप नीचे कमेंट करके हमको बता सकते हैं, साथ साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप ज्वाइन हो सकते हैं, और इसका पूरा पीडीएफ आपको मिल जाने वाला है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे। और स्टूडेंट्स आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए और भी स्टूडेंट के साथ, और उनको बताइए कि किस हिसाब से हम बहुत ज्यादा डीप में जाकर सारी चीजों को हम पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। आपको मिलेंगे किसी और भी वीडियो में बहुत ही धमाकेदार डोज के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।